हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं साइकोलॉजी की ई बुक आपके लिए लॉन्च कर दी गई थी, क्योंकि आपके पास एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर हम बात करेंगे साइकोलॉजी का, कंप्लीट हम देख लेंगे। साइकोलॉजी की ई बुक की एक्सप्लेनेशन आपके लिए रहेगी ताकि आपको चीज़ें और बेहतर समझ आ सके। टेट सी टेट साथ में टीजीटी जीबीटी एंड कमीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हो, टीजीटी कमीशन हो, जीबीटी कमीशन हो, टीजीटी में आपके पास आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल सभी के लिए आपकी ये रहने वाली है। क्लास 1 है और क्लास 1 के अंदर हम ऑल इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हम देखेंगे। हालांकि कंप्लीट नहीं हो पाएगी आज इस क्लास के अंदर, लेकिन जितनी हो पाएगी उतनी हम स्टार्टिंग में कर लेंगे। और इस वीडियो का आपके पास ड्यूरेशन रहेगा लगभग 40 से 50 मिनट के बीच का, क्योंकि इससे ज़्यादा पॉसिबल भी नहीं हो पाता कि किसी भी स्टूडेंट को जो कंसंट्रेट करना। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस थ्योरी में। जैसे कि आपके पास सबसे पहले यहाँ पे इंडेक्स आपके पास देखने को मिलेगा। इंडेक्स के आपके पास स्टार्टिंग में जो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से हम इसको कंप्लीट देखने वाले हैं। स्टार्टिंग से यहीं से करते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी सबसे पहले बात करेंगे, जो कि आपके पास यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपके दी गई है। इसी के आधार पे आपको मैं इसमें समझाने वाला हूँ। फुल कोर्स आपके लिए रहेगा। साइकोलॉजी सेक्शन टेट, सी टेट, कमीशन, जेवीटी, टीजीटी दोनों के लिए आपके पास हेल्पफुल रहने वाला है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की जब भी बात की जाती है, हिंदी में इसको शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत आपके कहा जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत की बात की जाए तो इवान पेवलो द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। इस कार्य के लिए इवान पेवलो को सन 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अनुबंधन का सिद्धांत व्यवहारवाद की देन है। और एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जब भी बात की जाएगी मनोविज्ञान में व्यवहारवाद की शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत आपकी 20वीं सदी के पहले दशक में जेबी वॉटसन द्वारा 1913 में जॉन हॉपिंग्स विश्वविद्यालय में की गई। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। जेबी वॉटसन की बात की जाए तो जेबी वॉटसन ने व्यवहारवाद के माध्यम से मत रखा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। तो ये आपने याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, तो जेबी वॉटसन आपके पास यहाँ पे राइट रहेगा। बात की जाए यहाँ पे जेबी वॉटसन की, तो जेबी वॉटसन ने व्यवहारवाद के माध्यम से मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान इसके द्वारा कहा गया है। तो अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, किसने ऐसा माना था, तो ये भी आपके जेबी वॉटसन द्वारा माना गया था। अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन है, तो ये भी व्यवहारवाद की देन है, क्योंकि आपके पास इवान पेवलो एक व्यवहारवादी थे, एक बिहेवियरिस्ट आपके थे, जिसने बिहेवियर को मेजर करने के लिए काम किया। इंग्लिश में आपके देख लेंगे थोड़ा सा। क्लासिकल कंडीशनिंग इज ए बिहेवियरल प्रोसीजर इन विच ए बायोलॉजिकल पोटेंट स्टिमुलस इज अ पीरियड विद ए प्रीवियसली नेचुरल स्टिमुलस। रिमेंबर, आपने एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पे। देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग ऑल्सो नोन एज द पेविलियन और रिस्पॉन्डेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग इज द लर्निंग थ्रू एसोसिएट एंड was first demonstrated by Ivan Pavlov. Ivan showed that dog could condition to salivate at the sound of a bell if that sound was repeatedly presented at the same time that they were given food. अब यहाँ पे देखिए, डॉग के सामने जैसे आपके पास खाना आता है, खाने को देखकर लार आ रहा है, इस तरह की सारी बातें यहाँ पे अभी एक्सप्लेनेशन जो आपके पास हुई इस एक्सपेरिमेंट की, उसके अंदर हम बात करेंगे। अभी अपनी ओर से एक्सप्लेन करने की कोशिश मैं नहीं करूँगा। जो मैंने बुक के अंदर अपने भाव रखे, उस बुक के माध्यम से कंप्लीट आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि इस बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और इसी बुक से आपके लिए कोर्स तैयार किया जा रहा है। इवान पेवलो की बात करेंगे। इवान पेवलो ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, किसके ऊपर किया था, डॉग के ऊपर किया था। इस प्रयोग में हम बात करेंगे, सबसे पहले आपको एक स्टोरी को होनी चाहिए पता, और स्टोरी आपके पास कुछ इस तरह से है कि इस सिद्धांत में पेवलो ने एक डॉग के ऊपर प्रयोग किया। उसने जो है कुत्ते की लार ग्रंथि का ऑपरेशन किया, जैसा कि इमेज 1 के अंदर आपको दिखाया गया है, और उसे ट्यूब द्वारा एक जार से जोड़ दिया गया जिसमें लार को एकत्र किया जा सकता था। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, एक आपके पास ट्यूब दी गई है, ट्यूब के माध्यम से आपके पास डॉग को जो है इस तरह से कंडीशन किया गया है, इस तरह से आपके पास जोड़ा गया है कि जैसे ही खाना आएगा, खाने को देखकर लार आएगी, और लार आपके पास नीचे आपके पास एक नली लगी है, इस नली द्वारा आपके पास यहाँ पे इसमें एकत्र किया जाएगा, जिससे कि मेजर किया जाएगा कितनी लार आपके आनी है और कितनी आपके पास बिना खाना देखे आती है। तो बाद में आपके पास ये लास्ट में जो देखने को मिलता है, दोनों जगह आपके पास जो इसकी कह लीजिए कि क्वांटिटी है, वो बिल्कुल आपके पास सेम देखने को मिले। आगे चलते हैं। इस प्रयोग में डॉग के सामने जैसे ही आपके पास खाना आता है, तो डॉग के मुंह से यहाँ पर लार जो है, यानी कि सेलिवेशन जो है, आना प्रारंभ आपके हो जाता है, जो कि पेवलो ने ट्यूब द्वारा एक जार में एकत्र करके लार की मात्रा को, या फिर कह लीजिए कि जो खाना देखने के बाद उसकी जो मात्रा आई, और जो बाद में उसने अनुबंधन करके घंटी के साथ जब उसको जोड़ा, तो इस प्रयोग में जो पहले बिफोर कंडीशनिंग था, यानी कि अनुबंधन से पहले की हम बात कर रहे हैं, खाने को देखकर डॉग के जो लार आना,
और बाद में सिर्फ आपके घंटी यानी कि बेल की आवाज़ सुन के डॉग के जो लार आना, तो ये आपके पास लगभग दोनों के समय में आपके पास लार का जो एकत्र होना वो बिल्कुल आपके समान मात्रा में था। ये इसमें बात की गई है। अब देख लीजिए यहाँ पे आगे क्या बात की गई है। आपके इस प्रयोग में बिफोर कंडीशनिंग खाना देखकर डॉग का लार आना और बेल को सुनने से डॉग का कोई रिएक्शन ना देना, बिफोर कंडीशनिंग की बात की जा रही है। लेकिन ड्यूरिंग कंडीशनिंग में जब आपके पास बेल के साथ यहाँ पे अनुबंधन किया गया, जब इसकी कंडीशनिंग की गई बेल के साथ, यानी कि बेल से बजने के बिल्कुल बाद आपके पास खाना जब दिया गया, तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, तो जैसे ही आपके पास अनुबंधन कराने के लिए खाना देने से पहले ठीक आपके बेल बजाई जाती है, तो आफ्टर कंडीशनिंग डॉग ये सीख जाता है कि बेल बजने के बाद आपके खाना आने वाला है, और वो बिना खाना सामने आए ही अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। तो कंडीशनिंग का जो मेन पर्पस था वो आपकी यही था कि कैसे जो है एक जो है बेल के साथ कंडीशनिंग की जाए, जो कि पहले आपके पास न्यूट्रल थी बेल बिफोर कंडीशनिंग में, जो कि बाद में आफ्टर कंडीशनिंग में वो आपके पास रिस्पॉन्स देना यहाँ पे शुरू कर देती है। तो एक्सपेरिमेंट से पहले अगर हम बात करें, एक्सपेरिमेंट से पहले जो बेल आपकी न्यूट्रल थी, आफ्टर कंडीशनिंग वह घंटी की आवाज़ मात्र से अस्वाभाविक अनुक्रिया यानी कि कंडीशनल रिस्पॉन्स आपके देना शुरू कर देती है। अब यहाँ पे इमेज आप देख लीजिए, इमेज आपके पास 4 इमेज दी गई है। तो इसमें बिफोर कंडीशनिंग क्या है, तो बिफोर कंडीशनिंग आपके पास सेलिब्रेशन यहाँ पे हो रही है, जो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सेलिब्रेशन आपके हो रही है बिफोर कंडीशनिंग। तो सेलिब्रेशन अनकंडीशनल रिस्पॉन्स के अंदर आपके देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कोई आपके पास यहाँ पे कंडीशन नहीं थी, कोई आपके पास उद्दीपन का यहाँ पे जो ऐसे यूज़ नहीं किया गया था, कंडीशनिंग नहीं की गई थी। सेलिब्रेशन अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, खाने को देखकर ला रहना स्वाभाविक है। उसके बाद बिफोर कंडीशनिंग की बात की जाए, बिफोर कंडीशनिंग में आपके पास बेल क्या थी, बेल पहले आपकी न्यूट्रल थी, कोई काम ही नहीं था बेल का। ड्यूरिंग कंडीशनिंग हमने क्या देखा, ड्यूरिंग कंडीशनिंग हमने देखा कि बेल प्लस आपके पास फूड जो आपके पास दिया गया है, जैसा कि आपके पास यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सेलिब्रेशन अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आपके पास देखने को मिलेगा, यानी कि बेल बज रही है, फिर खाना दिया जा रहा है, कंडीशनिंग यहाँ पे करवाई जा रही थी। और आफ्टर कंडीशनिंग क्या होता है, सिर्फ खाने के बिना देखे ही, या कह लीजिए कि सिर्फ आपके बेल की आवाज़ सुनकर, साउंड आपके सुनकर यहाँ पे जो आपके डॉग है वो सेलिब्रेशन आपके शुरू कर देता है, जो कि आपके पास यहाँ पे लिखा गया है सेलिब्रेशन कंडीशन रिस्पॉन्स। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन आपके पास बेल थी, तो बेल आपके पास अब यहाँ पे कंडीशनिंग का काम आपके कर रही है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स जो आ रहा है अब सिर्फ आपके आवाज़, घंटी की आवाज़ मात्र से आपके पास देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए आपके पास ये टर्म्स आपकी यूज होती है, अनकंडीशनल स्टिमुलस यूसीएस जिसको कहा जाता है, यानी कि आपके पास स्वाभाविक उद्दीपन, जो कि आपके पास पहले क्या देखने को मिला, इस थ्योरी में आपके पास डॉग के सामने जो फूड रखा गया भोजन, तो भोजन यहाँ पे क्या था आपके पास, अनकंडीशनल स्टिमुलस था। ठीक है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें, यूसीआर की अगर हम बात करें, तो यूसीआर क्या है, तो पहले आपके पास जिस तरह से स्वाभाविक उद्दीपन आपके भोजन है, भोजन को देखकर आपके पास रिस्पॉन्स जो होगा वो भी कैसा होगा, अनकंडीशनल होगा। वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स के रूप में क्या आ रहा था, लार आपके आ रही थी, यानी कि स्वाभाविक अनुक्रिया आपके पास क्या है, वो आपके पास लार दी गई है। आगे बात करेंगे कंडीशनल स्टिमुलस। कंडीशनल स्टिमुलस की बात करते हैं, एक कंडीशन रखी गई, आर्टिफिशियल स्टिमुलस इसको कहा जाता है, जिसको सीएस आपके लिखा गया, यहाँ पे घंटी की आवाज़ के साथ इसको जोड़ा गया, जिसको अस्वाभाविक उद्दीपन हिंदी में इसको कहा जाता है। आगे बात करेंगे आपके पास कंडीशनल रिस्पॉन्स की। कंडीशनल रिस्पॉन्स यानी कि लार आना घंटी आवाज़ मात्र से, ये आपके पास क्या है, अस्वाभाविक अनुक्रिया आपके पास यहाँ पे देखने को मिलती है। यानी कि पहले अगर बात करें हम अनकंडीशनल रिस्पॉन्स में, जैसे कि आपके ऊपर यहाँ पे लार आपके पास आ रही स्वाभाविक अनुक्रिया में, और अस्वाभाविक अनुक्रिया दोनों सिचुएशन में लार तो आपके आ ही रही है, चाहे आपके पास घंटी की आवाज़ से आ रही हो, चाहे पहले आपके पास खाने की आवाज़ से आ रही थी, पहले वो स्वाभाविक थी बाद में अस्वाभाविक आपके पास हो जाती है। यानी कि रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स दोनों टाइम आपके सेम रहने वाला है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी समझनी है। बाकी इसको आपने एक बार देख लेना, यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लेना अगर आपने ये देखना होगा अनकंडीशनल में क्या चीज़ें हैं। बाकी ये चीज़ें हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ली है, तो इसको मुझे नहीं लगता कि बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। बाकी एक बार फिर से देख लेना, मैं धीरे से इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ, आपने इसको ध्यान से समझ लेना। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ना चाहते हैं, पूरी रीडिंग करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला। उसके बाद आपके पास देखने को मिलते हैं प्रोसेस ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग। अब यहाँ पे जिस तरह से ये एक्सपेरिमेंट आपके चल रहा था, इसमें कुछ एक प्रोसेस आपके यूज़ किए गए थे पेवलो द्वारा, किस तरह से इसको सिखाया गया। तो एक्विजिशन करवाया जाता है, तो इसमें पहला प्रोसेस आपके पास एक्विजिशन है। एक्विजिशन क्या होता है कि डॉग को सिखाया गया कि बेल के बाद आपके खाना आएगा, तो बेल के बाद आपके पास खाना आएगा, ये इसको कहा गया एक्विजिशन। लर्निंग प्रोसेस में अब इवान पेवलो ने यूज़ किया है, पहले एक्विजिशन आपके करवाया गया, फिर उसको जनरलाइजेशन। अब जनरलाइजेशन में एक समस्या इवान पेवलो के सामने देखने को मिली कि डॉग को जितनी भी मिलती जुलती आवाज़ें थी, सभी आवाज़ों से जो अनुक्रिया करना उसने शुरू कर दिया।
अब ये समस्या आपके पास आ गई, और जैसे ये समस्या आ गई उसके निदान के लिए एक अलग पॉइंट आपके पास जो थर्ड देखने को मिलता है लर्निंग प्रोसेस में, वो है डिस्क्रिमिनेशन या डिस्टिंक्शन भी इसको कहा जाता है। कई बार लर्निंग प्रोसेस का सीक्वेंस आपसे पूछा जाता है, कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि लर्निंग प्रोसेस में इसमें से कौन सा नहीं था। कई तरह से इस तरह से भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो आपने हर तरह से प्रश्न को जो है लेकर चलना है, हर तरह से समझने का प्रयास करना है कि इस थ्योरी से आपके पास कैसे प्रश्न बन सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही जनरलाइजेशन हुआ फिर आपके पास डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है। तो डिस्क्रिमिनेशन की जब भी बात आएगी तो डिस्क्रिमिनेशन में आपने क्या देखा, तो डिस्क्रिमिनेशन जो आपके पास होगी, यहाँ पे डॉग को ये पहचान करवाई गई कि किस एक पर्टिकुलर साउंड पे, किस एक बेल पे उसको खाना दिया जाएगा, किस पर नहीं दिया जाएगा। अब जैसे ही उसने ये सीख लिया, उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास इसमें प्रोसेस देखने को मिला वो मिला एक्सटिंक्शन। अब देखिए एक्सटिंक्शन क्या होता है, एक्सटिंक्शन होता है कि जो आपके डॉग ने पहले चीज़ें सीखी थी, जो चीज़ें आपके डॉग के द्वारा आपके लर्न करवाई गई थी, डॉग को पेवलो के द्वारा जो लर्न करवाई गई थी, उस चीज़ों में आपने क्या देखा कि यहाँ पे पेवलो जो है पहले आपकी चीज़ों को लर्न करवा रहा है, बाद में उसको भूलने के लिए मजबूर कर रहा है। यानी कि एक्सटिंक्शन वाले जो है प्रोसेस के अंदर एक चीज़ देखने को मिली कि डॉग को जो कुछ सिखाया गया था उसके विपरीत अनुबंधन किया गया। यानी कि पहले जिस बेल पे खाना दिया जाता उस पर नहीं दिया गया, किसी और बेल पे दिया जा रहा। हो सकता है कि जब बेल बज रही है फिर खाना दिया ही नहीं जा रहा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो डॉग ने पहले सीखा था उसे भूलने पर मजबूर किया गया, और भूलने पे मजबूर किया गया। इसके बाद आपके पास जो है डॉग ने जब ये चीज़ें सारी भूल गया, जब डॉग पहले वाली स्थिति में आ गया, कंडीशनिंग से पहले वाली में, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अब देखिए स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या होता है, एक्सटिंक्शन के बाद जब आपके पास ये सिखाया गया, जब आपके पास एक्सटिंक्शन हो गई, एक्सटिंक्शन के बाद ये सिखाया गया कि ये आपने जो सिखाया वो बिल्कुल गलत है और उसके साथ कोई लेना देना नहीं है फूड का। अब यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिकवरी में क्या देखा गया कि यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस दोबारा एक्विजिशन वाला, जनरलाइजेशन वाला, वही प्रोसेस आपके फिर से यहाँ पे स्टार्ट किया गया, फिर से उसको सिखाया गया। लेकिन स्पॉन्टेनियस रिकवरी के थ्रू हमने ये सीखा कि लर्निंग की जब भी बात की जाती है तो पहले हमने जो चीज़ें सीखी होती है, पहले आपके पास भूतकाल में जो चीज़ें आपने की होती है, पहले कोई एक्सपीरियंस आपके पास होते हैं, अगर बाद में वही चीज़ें आप करोगे तो पहले जितना समय आपको नहीं लगता। सेम यही चीज़ आपके पास स्पॉन्टेनियस रिकवरी में डॉग के ऊपर देखने को मिली कि डॉग को जितना समय पहले लगा उतना समय आपके बाद में नहीं लगा। तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी में आपको एक चीज़ देखने को मिली कि पहले अगर मान लीजिए कि उसको कम से कम आपके 6 मंथ लग गए, लेकिन स्पॉन्टेनियस रिकवरी में उसने वही चीज़ें बाद में 1 महीने के अंदर वापस उसने गेन कर ली, वापस उसने एक्वायर कर ली। तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिकवरी द्वारा उसको द्वारा ये चीज़ें सिखाई गई, जिसमें सीखने के लिए उसने पहले की अपेक्षा बहुत कम समय आपके लिया। तो ये आपके पास क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी। ये आपके पास एक बार इसको यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हो तो यूट्यूब पे आप देख रहे हो ऑलरेडी, फिर भी जाकर आपने देख लेना यूट्यूब चैनल क्वार्टरली लर्न पॉइंट पे, आपको अलग से इसकी एक एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मिल जाएगी अगर आपने वो देखनी होगी। वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर प्रश्न बनेंगे तो यहीं से कुछ बनेंगे, इसके अलावा आपके पास इस थ्योरी के अंदर प्रश्न ही नहीं बनते। आगे बात करेंगे, आगे आपके पास ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की जब हम बात करेंगे, क्रिया प्रसूत यानी कि सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत इसको कहा जाता है। इसकी बात करेंगे किसने इसको दिया, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग आपके पास किसके द्वारा दी गई थी। तो पहले आपकी इंग्लिश में एक बार देख लेंगे कि आपके पास क्या है। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, समटाइम्स रेफर टू एज ए इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इज अ मेथड ऑफ लर्निंग दैट यूजेस रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट टू मॉडिफाई बिहेवियर। तो सीधी सीधी बात क्या है, यहाँ पे आपके पास जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट आपके जो दिया जा रहा है वो आपके पास व्यवहार परिवर्तन के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है। थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग बिहेवियर दैट इज रिवॉर्डेड इज लाइकली टू बी रिपीटेड एंड बिहेवियर दैट इज पनिश विल बी रियली ऑक्योर। तो यहाँ पे एक चीज़ बात है कि जो आपके पास ऑपरेंट कंडीशनिंग है ये आपको ये बता रहा है कि अगर आपको रिवॉर्ड दे रहे, कोई अच्छा काम आप कर रहे हो, आपको शाबाशी मिलती है तो आप उसको जाहिर सी बात है दोबारा दोहराने की कोशिश करेंगे। अगर पनिशमेंट मिलती है तो उससे बचने का आप प्रयास करेंगे, यही वाली बात है। इसकी एक्सप्लेनेशन आपकी हिंदी में देख लेते हैं, क्या इसमें बात की गई है, क्या इसमें लिखा गया है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पीएफ स्किनर द्वारा किया गया। कब किया गया, वर्ष 1938 में, 1938 में। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट पर आधारित है। अगर आपसे पूछा जाए ऑपरेंट कंडीशनिंग आपके पास किससे प्रभावित है, तो आपके पास थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम जो लॉ ऑफ इफेक्ट है, जो कि प्राइमरी लॉज के अंदर आपके पास देखने को मिलता है। थॉर्नडाइक के प्राइमरी लॉज के अंदर ही आपके पास सिद्धांत देखने को मिलता है, इस पर पूरी तरह से ये प्रभावित है। यदि किसी अनुक्रिया करने से सकारात्मक और संतोषजनक परिणाम मिलते हैं तो प्राणी यह प्रक्रिया जो है या क्रिया बार बार आपके दोहराता है।
असफलता या नकारात्मक परिणाम मिलने पर प्राणी जो है क्रिया को पुनः दोहराने से बचता है। ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है। बात करेंगे इसमें आपके पास नोट यहाँ पे एक छोटा सा लिखा गया है। क्या नोट है आपके पास है? प्रक्रियात्मक व्यवहार वह व्यवहार होता है जो किसी उद्दीपन के नियंत्रण में होता है, जबकि क्रिया प्रसूत व्यवहार प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा है कि प्रक्रियात्मक जो व्यवहार होगा वो किसी उद्दीपन के नियंत्रण में होता है, जबकि क्रिया प्रसूत जो व्यवहार है प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है। यानी कि जो पहले हमने क्लासिकल कंडीशनिंग देखी वो क्या है आपके पास? वो उद्दीपक के नियंत्रण में था, जबकि क्रिया प्रसूत जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग व्यवहार है वो आपके पास जिसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है ये उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर है कि उसके द्वारा इस कुछ आपकी प्रतिक्रिया करनी है या नहीं करनी है। सीधी सीधी बात इसमें ये वाली बात की गई है। आगे चलेंगे, स्किनर के चूहे का जो प्रयोग है उसके बारे में देख लेते हैं क्या आपके बात की गई है। इसमें आपके कहा गया है स्किनर ने एक भूखे चूहे को लिया और इस तरह के एक बॉक्स में बंद कर दिया। जैसे कि आपके पास यहाँ पे इमेज 1 के अंदर आप देख पा रहे हैं, सामने आपकी इमेज है। इस बॉक्स के अंदर आपने अगर ध्यान से देखें तो इसमें एक आपके पास लीवर की अवस्था की गई है। तो ये आपके लीवर रखा गया है एक, और जैसे ही आपके पास रिस्पॉन्स जो लीवर है इसको आपके दबता है, वैसे ही यहाँ पे भोजन के रूप में रोटी का टुकड़ा जो है उसे फूड डिस्पेयर में आपके पास देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे चूहे का जो है पंजे से जैसे ही आपके पास लीवर दबेगा उससे क्या है आपके पास रोटी का टुकड़ा प्राप्त होगा। और इस प्रकार जो है संयोगवश बात की जाए, चाहे आपके पास बात की जाए कि उसने जानबूझकर या उसने समय के आधार पर सीख लिया था लीवर को दबाना, तो यहाँ पे चूहा लीवर को दबाकर भोजन प्राप्त करने की विधि जो है धीरे धीरे वो सीख जाता है। और इसमें नोट आपको क्या दिया गया है कि रोटी के टुकड़े जो है चूहे के लिए किसका काम करे? प्रबलन का, इन्फोर्समेंट का। और भूख उसके लिए क्या है? भूख उसके लिए प्रेरणावर्धक है, मोटिवेशन का आपके पास काम कर रही है। तो ये भी थोड़े छोटे तथ्य आपको याद रखने हैं। आगे आपके पास इसमें है स्किनर का जो है कबूतर पर प्रयोग। तो स्किनर ने जो कबूतर के ऊपर प्रयोग किया, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें एक प्रयोग आपके चूहे के ऊपर किया, ठीक है, व्हाइट कलर का ये चूहा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक प्रयोग आपके पास यहाँ पे कबूतर पर किया गया। तो यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं, इमेज 2 में इस तरह से आपके पास एक पेटी आपके ली गई, स्किनर बॉक्स इसको कहा जाता है। स्किनर ने दूसरा प्रयोग एक कबूतर पर किया जिसे स्किनर बॉक्स में बंद किया गया, इमेज 2 आपने देख ली है। इस प्रयोग में कबूतर से निश्चित व्यवहार दाहिनी ओर घूमकर एक निश्चित स्थान पर चोंच मारनी आपके होती थी। और जैसे ही उसने ये चोंच मारना सीख लिया, जब इस कबूतर ने स्वयं यह प्रक्रिया दोहराई तो उससे पुनर्बलन के रूप में एक अनाज का दाना आपके प्राप्त हुआ। एक नहीं, हालांकि अनेक अनाज के दाने प्राप्त हुए, लेकिन इसमें सिर्फ ये आप समझ सकते हैं कि जैसे उसने ये चीज़ सीख ली, जैसे उसने ये व्यवहार आपके गेन कर लिया, तो उसको रिइंफोर्समेंट के तौर पे अनाज का दाना आपको दिए जाते थे। तो अतः बार बार प्रयत्न करने पर वह सही स्थान पर चोंच मारना सीख गया, जिससे जो उसे अनाज का दाना प्राप्त होता है। और इस थ्योरी को RS थ्योरी भी कहा जाता है। अब ये RS थ्योरी क्यों कहा जाता है? RS थ्योरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पहले रिस्पॉन्डेंट रहना पड़ता है। यहाँ पे स्टिमुलस का यूज यहाँ पे नहीं किया गया, बल्कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पूरी तरह से किस पर बेस्ड थी? पूरी तरह से SR पर बेस्ड थी। स्टिमुलस आपके पास होगा, फिर रिस्पॉन्स होगा, लेकिन ये आपके पास इसके अपोजिट आपके काम करती है, तो इसके RS पर आपकी ये काम करती है, तो ये RS थ्योरी भी इसको कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो है दो तरह के व्यवहार की बात करते हैं, रिस्पॉन्डेंट बिहेवियर की बात करते हैं आपके BF स्किनर, और साथ में बात करते हैं ऑपरेंट बिहेवियर की। तो क्रिया व्यवहार दो आपके पास है, प्रतिवादित व्यवहार होगा और दूसरा आपके पास क्रिया व्यवहार। ये दो व्यवहार आपके पास स्किनर द्वारा बताए गए थे। और इन दोनों व्यवहार की जब बात की जाती है तो यहाँ पे ऐसे सभी व्यवहार अथवा अनुक्रियाएं जो किसी ज्ञात उद्दीपन के कारण होती है, उद्दीपन का मतलब स्टिमुलस के कारण होते हैं, उससे रिस्पॉन्डेंट आपके पास बिहेवियर, और ऐसा व्यवहार और अनुक्रिया जो ज्ञात उद्दीपन के कारण होगी उसे ऑपरेंट बिहेवियर कहा जाता है। तो ऑपरेंट बिहेवियर किसे कहा जाएगा और रिस्पॉन्डेंट बिहेवियर किसे कहा जाएगा, इसकी यहाँ पे बात की गई है, तो इसको आपने समझ लेना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। आगे चलेंगे, यह क्रिया जो है बाद में कोई बल प्रदान करने पर उद्दीपन मिलता है। यदि क्रिया के बाद जो कोई बल आप प्रदान करेंगे तो उद्दीपन जाहिर सी बात है मिलेगा, और उस क्रिया को जो शक्ति में वृद्धि आपके पास होने वाली है, स्किनर के मत में प्रत्येक पुनर्बल अनुक्रिया को करने के लिए प्रेरित करता है। ये बात आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट की अगर बात करें पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, अब इसमें पॉजिटिव की बात करते हैं, नेगेटिव की बात करते हैं, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट क्या होता है? ये BF स्किनर का ये आपके पॉजिटिव नेगेटिव वाला सकारात्मक पुनर्बलन। चूहा जो है बार बार लीवर दबाने की जो प्रक्रिया कर रहा है, या जो लीवर दबाने की जो अनुक्रिया करता है और रोटी का टुकड़ा प्राप्त करता है, इस प्रकार एक सकारात्मक पुनर्बल व प्रवृत्ति आपके पास देखने को मिलती है। उससे जो है उस विशिष्ट व्यवहार के प्रभाव को सीखने के लिए बल मिलता है। यानी कि चूहे को अगर भोजन के रूप में रोटी आपके मिल रही है क्योंकि उसे भूख लगी थी, तो रिइंफोर्समेंट का काम कर रहा है, तो कैसा ये रिइंफोर्समेंट है? पॉजिटिव है, और फिर से वो उस तरह का व्यवहार करने की कोशिश करेगा ताकि उसको फिर से खाना
मिल सके। उसी तरह आपके पास नेगेटिव रिइंफोर्समेंट क्या होता है, नकारात्मक पुनर्बल किसी अनुक्रिया को अलग प्रकार से सीखने पर बल देता है। किस तरह से बल देगा, स्किनर बॉक्स के अंदर यदि चूहे को करंट छोड़ दिया जाए और लीवर दबाते ही करंट आपके पास आना बंद हो जाए, या फिर कहिए कि ऐसे में चूहे द्वारा लीवर को दबाने की अनुक्रिया में वृद्धि होगी। किसी बालक को जो है गलत आदतों को हटाना हो तो यहाँ पे नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास स्किनर बॉक्स के अंदर जो आपके पास चूहा है, उस चूहे को जो है जब तक लीवर आपके दबा रहेगा तब तक करंट नहीं रहेगा, तो जब तक आपके पास करंट नहीं रहेगा तब तक चूहा ठीक है। करंट आपके शुरू हो गया, उसने उछल कूद आपके शुरू कर दी। तो यहाँ पे क्या है, ऐसा जो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट है वो कहाँ यूज़ किया जाता है, जो आपके पास बालक होगा, बालक की जो गलत आदतों को रिमूव करने के लिए नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का यूज़ यहाँ पे किया जाता है। उसको पनिशमेंट दी जाती है, उसमें सुधारात्मक परिवर्तन करने के लिए आप उसको दंड यहाँ पे देते हैं, तो उसको नकारात्मक पुनर्बल आप कह सकते हैं। आगे आपके पास नेक्स्ट थ्योरी है, नेक्स्ट आपके पास ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो किसके द्वारा दी गई थी, ये सभी अभी बिहेवियरिस्ट हम पढ़ रहे हैं। हमने इवान पेवलो पढ़े, ये भी बिहेवियरिस्ट है। आपके पास हमने बीएफ स्किनर पढ़े, बीएफ स्किनर भी आपके बिहेवियरिस्ट थे। अभी हम पढ़ रहे हैं आपके पास ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी में किसकी बात कर रहे हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी में आपके पास थॉर्नडाइक की बात कर रहे हैं। तो ये जो एडवर्ड थॉर्नडाइक है ये भी आपके पास बिहेवियरिस्ट है। तो इस सिद्धांत को एडवर्ड थॉर्नडाइक, जिन्हें कि फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना। तो आपके इस सिद्धांत को किसने दिया, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया। कब दिया था, 1898 में। तो 1898 में इसको प्रतिपादित किया गया था। किस प्रकार क्रिया के प्रति बार बार प्रयत्न करने से भूलों का ह्रास हो जाता है, यह प्रयत्न और भूल सिद्धांत से सिद्ध करने का प्रयास थॉर्नडाइक करते हैं, जिसके लिए थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली पर प्रयोग किया। अब थॉर्नडाइक का बिल्ली पर जो प्रयोग है इसको हम देख लेते हैं। तो इस प्रयोग में बिल्ली को जो है एक पजल बॉक्स के अंदर रखा गया और पजल बॉक्स में इसको बंद किया गया। इस बॉक्स के अंदर एक चिटकनी आपके लगी थी और चिटकनी इस पर जो है पैर पड़ने से बॉक्स आपके, या फिर कह लीजिए कि बॉक्स का जो दरवाजा है वो आपके पास खुल जाता था। और इस प्रशिक्षण में इस परीक्षण में क्या किया गया, माफ कीजिए, प्रशिक्षण नहीं होगा, परीक्षण आपके पास होगा। इस परीक्षण में जो है बॉक्स के बाहर जो आपके पास मछली का एक टुकड़ा आपके रखा गया। इस परीक्षण में बॉक्स के बाहर है, आपके बाहर होगा, यहाँ पे बाहर आपके लिखा है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो बॉक्स के बाहर आपके पास एक मछली का टुकड़ा रख दिया गया, जो कि उसकी खुशबू भूखी बिल्ली के लिए एक मोटिवेशन का कार्य कर रही थी। तो यहाँ पे जो फ्रेगनेंस उसकी आ रही थी वो क्या काम कर रही थी, एक मोटिवेशन का काम कर रही थी, जिसे देखकर बिल्ली की जो उत्तेजना है वो आपके पास बढ़ जाती है। उत्तेजना यानी कि हलचल, उत्सुकता आप इसको कह सकते हैं, और वह किसी प्रकार जो है उस मछली के टुकड़े को प्राप्त करना चाहती। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये देख लीजिए आपके पास स्क्रीन पे दिया है, ये आपके पास ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, लेकिन ये भी आपके पास टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। ये भी टाइपिंग मिस्टेक है क्योंकि जिससे टाइप करवाया गया है उन्हें नहीं पता एक्चुअल में कौन सा क्या है, तो ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। ये आपके पास ट्रायल एंड एरर का आपके पास इमेज 1 है, ठीक है। इसमें गलतियां आपके पास है, वो आपके पास नेक्स्ट एडिशन में इसको जो है कर दिया जाएगा रिमूव, लेकिन अभी आपको मैं साथ साथ बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ इसमें कौन कौन सी गलतियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास से इधर उधर पंजे मारकर जैसे ही आपके पास बॉक्स में जो है बाहर आने का जो प्रयत्न कर रही है बिल्ली, अब बाहर निकलने की इस उछल कूद में संयोगवश उसका पैर चिटकनी पर पड़ जाता है और जिससे कि वह बॉक्स से बाहर आपके पास दरवाजा खुलकर आ जाती है, जिसके बाद वो बाहर आकर मछली के टुकड़े को प्राप्त कर लेती है और अपनी भूख यहाँ पे मिटा देती है। इस प्रकार जो है बार बार वो लगातार कई दिनों तक दोहराया गया इस जो है प्रयोग को, और उसके बाद परिणाम स्वरूप क्या देखने को मिलता है कि धीरे धीरे बिल्ली द्वारा जो है गलत प्रयासों की जो कटौती है उसमें आपके कमी देखने को मिलती है। ना केवल उसमें कमी हुई बल्कि जो है एक ऐसे पड़ाव पे बिल्ली पहुंच गई जैसे कि उससे जो है उस बॉक्स में आपके डाल दिया जाता था, मात्र एक प्रयास में बिल्ली वहाँ पे बाहर आ जाती थी। यहाँ पे परिणाम क्या देखने को मिला, अतः हम कह सकते हैं कि बार बार सभी प्रक्रियाओं को दोहराने से व्यर्थ की जो अनुक्रिया है वो आपके पास लगातार कम होती आपके जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पे ट्रायल एंड एरर थ्योरी के अंदर आपके देखने को मिले कि बार बार चीज़ें को करने से आपकी जो भूलें हैं, आपकी जो एरर है वो आपके पास लगातार कम होते चले जाएंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे एडवर्ड थॉर्नडाइक की। एडवर्ड थॉर्नडाइक का जो लॉ ऑफ लर्निंग है, थॉर्नडाइक ने जो कुछ एक आपके पास लॉ ऑफ लर्निंग के जो कुछ नियम दिए हैं वो आपके पास 3 नियम है, जिस पर आपके पास हमने पीछे भी बात की थी कि आपके पास लॉ ऑफ इफेक्ट का जो नियम है उस पर बीएफ स्किनर ने आपके काम किया है आपके पास ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के अंदर। लेकिन यहाँ पे एल थॉर्नडाइक ने आपके कुछ प्राइमरी लॉज दिए हैं, कुछ आपके पास सेकेंडरी।
प्राइमरी लॉज की जब हम बात करेंगे तो प्राइमरी लॉज के अंदर आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि यल थॉर्नडाइक के कितने लॉज आपके पास प्राइमरी है। तो प्राइमरी लॉज 3 तरह के लॉज थे, कौन कौन से थे? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। ये 3 लॉज आपके पास किसने दिए? यल थॉर्नडाइक ने दिए थे, जो कि प्राइमरी लॉज के अंदर आपके पास देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या है आपके पास। अगर इंग्लिश वाले देखना चाहे तो इंग्लिश वाले देख लेने कि लॉ ऑफ रेडीनेस एक्चुअल में क्या है, इसकी हम थोड़ा डिटेल में देख लेंगे कि क्या है रेडीनेस, यानी कि तत्परता। इस सिद्धांत से आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो आपके पास लॉ ऑफ लर्निंग का जो पहला लॉ आपके पास यहाँ पे लॉ ऑफ रेडीनेस है, जो तत्पर आपको रहना चाहिए किसी भी कार्य को सीखने के लिए, तो उसके लिए अधिगमकर्ता के पास क्या है? स्वयं तत्पर उसको रहना होगा। यदि सीखने के लिए अधिगमकर्ता तत्पर रहता है तो वो शीघ्र ही अधिगम कर लेता है, शीघ्र ही चीज़ों को सीख लेगा। यानी कि सीखने के नियम में अधिगमकर्ता की जो तत्परता है, जो उसे तैयार रहना पड़ेगा, वो किस हिसाब से रहेगा? एक तो उसको फिजिकली रेडी रहना पड़ेगा, फिजिकली उसको तैयार तत्पर रहना पड़ेगा, मानसिक तौर पे मेंटली उसको रेडी रहना पड़ेगा, सामाजिक तौर पे यानी कि सोशली तौर पे उसको रेडी रहना पड़ेगा, और आपके पास मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल उसको जो है यहाँ पे तत्पर रहना पड़ेगा, जिससे कि प्रभावशाली अधिगम को प्रोत्साहन किया जा सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति आपके पास मानसिक तौर पे आपके बीमार है तो कैसे वो सीखने के लिए तैयार होगा? अगर कोई व्यक्ति जो है शारीरिक तौर पे अस्वस्थ है तो कैसे उसका जो अधिगम वो कर पाएगा, कैसे वो प्रभावशाली अधिगम कर सकता है? तो पॉसिबल नहीं है। अगर बच्चा सोशली रेडी नहीं है, कोई अधिगम करता सोशली रेडी नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है उसके लिए नई चीज़ों को सीखना, नई चीज़ों को गेन करना। तो ये चीज़ें आपके यहाँ पे लॉ ऑफ रेडीनेस का नियम आपके बताता है, तत्परता का नियम ये बताता है कि व्यक्तियों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और मानसिक तौर पर तत्पर रहना चाहिए, उसके बाद ही आपके पास प्रभावशाली अधिगम किया जा सकता है। लॉ ऑफ इफेक्ट की बात करते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है? प्रभाव का नियम आपके पास क्या है? याद रहे कि थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम है उसको स्किनर ने आपके आगे बढ़ाया था, और प्रभाव का नियम है तो या फिर कह लीजिए इसको अधिगमकर्ता पर जो है आपके पास डायरेक्ट सीधे सीधे तौर पर सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव आपके डालता है। ना केवल सकारात्मक नकारात्मक, बल्कि ये पूरी तरह से जो है व्यक्ति को जो है उस एक कार्य क्षेत्र से, जिस कार्य क्षेत्र में व्यक्ति अपना योगदान दे रहा है, उसमें सीधे सीधे तौर पर प्रभावित करता है, तभी इसको कहा गया है प्रभाव का नियम। अब क्योंकि प्राय हम जो है उस कार्य को ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकारी हो और जिससे हम जो है कोई हानि ना हो। यदि कार्य हितकारी रहा तो उसकी पुनरावृत्ति भी करेंगे, जाहिर सी बात है, सभी को पता है कि उसको बार बार उसको दोहराने का प्रयास करेंगे, पुनरावृत्ति उसकी होगी, तो पुनरावृत्ति का जो प्रयास करेंगे। और यदि आपके मान लीजिए कि कोई कार्य आपके लिए हानिकारक सिद्ध होता है तो उस कार्य से बचने का प्रयास हम सदैव हम यहाँ पे देखने को मिलता है कि सदैव उस कार्य से बचने का प्रयास हम करते हैं। यानी कि कुछ बुरे एक्सपीरियंस हैं उनसे बचने के लिए हम हमेशा जो है तत्पर रहते हैं कि ये बाद में हमें फिर से एक्सपीरियंस ना करना पड़े। तो यहाँ पे प्रभाव का नियम आपके पास, उसके बाद जो आप डिसीजन लेते हो उस पर टोटली डिपेंड करता है कि आगे आप उस फील्ड में, उस कार्य में आप काम करना चाहते हैं, उस कार्य को आप कंप्लीट करना चाहते हैं, उस कार्य को फिर से दोहराना चाहते हैं या नहीं दोहराना चाहते हैं। तो इसमें आपके पास या तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा किसी काम का या नेगेटिव पड़ेगा। तो प्रभाव का नियम आपकी यही बताता है कि किस तरह से व्यक्ति के जो पहले कार्य होते हैं, अगर परिणाम आपके लिए हितकारी रहे हो तो आप दोबारा करेंगे, अगर परिणाम आपके पास हानिकारक रहे हैं तो आप उस कार्य को करने से बचेंगे। इसी को जो आपके पास BF स्किनर आपके पास रिइंफोर्समेंट जो थ्योरी है आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्डमेंट, उसमें आपकी ये देखने को मिलता है। ये सेम चीज़ आपके पास दोनों है। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट भी कैसे होगा, नेगेटिव भी कैसे होगा, वो भी प्रभाव आपके पड़ेगा। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का प्रभाव आपने देखा, BF स्किनर आपके क्या कहते हैं कि अगर कोई बच्चा आपके पास अच्छा काम कर रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। अगर प्रभाव आपके पास नेगेटिव रहता है तो बच्चा जो है यहाँ पे उसको करने से बचने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ें आपके प्रभाव का नियम BF स्किनर आपके टोटली यहाँ पे काम करते हैं। आगे चलेंगे आपके पास लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम आपके क्या कहता है, इसे उपयोग या फिर कह लीजिए यूज या फिर आपके पास डिसयूज का नियम भी कहते हैं। और क्यों इसे कहते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ एक्सरसाइज ऐसा एक नियम आपके पास प्राइमरी लॉस के अंदर आपके थॉर्नडाइक बताते हैं कि इस नियम में अगर जो है कोई काम आप कंटिन्यू कर रहे हो तो वहाँ पे आपके पास एक बॉन्ड आपका बनेगा और बॉन्ड आपके पास स्ट्रॉन्ग होगा। ये चीज़ आपके यानी कि उपयोग के नियम का स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि जब किसी कौशल का जो है उपयोग निरंतर किया जा रहा है तो SR बॉन्ड ज़्यादा मजबूत आपके होता है। उदाहरण के लिए एक टाइपराइटर की बात की जाए तो जो टाइपिंग वाला जो कोई भी आपके पास होगा, अगर वो कंटिन्यू टाइपिंग कर रहा है तो उसकी जो है स्पीड काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो सकती है। अगर वो काफ़ी समय बाद करेगा तो जाहिर सी बात है
वहाँ पे आपके पास वहाँ पे कमी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे टाइपराइटर की बात की जाए, सिंगिंग की बात की जाए, तो सिंगिंग के लिए रियाज वगैरह आपके कंटिन्यू करते हैं तो उनकी बहुत अच्छी सिंगिंग वो कर पाते हैं, बहुत अच्छे सुर लगा पाते हैं, हाई पिच तक आपके चले जाते हैं। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर आपके पास नहीं होगा। आगे आपके पास है मैथमेटिकल, तो मैथमेटिकल ये भी टाइपिंग मिस्टेक आपकी है, ठीक है, इसको समझ लेना आपने, ये टाइपिंग मिस्टेक है। मैथमेटिकल एक्चुअल में है मैथमेटिकल टेबल। तो मैथमेटिकल टेबल के साथ भी यही है कि टेबल्स आपने रटे हुए हैं, तो अगर आपने इसको कंटिन्यू इसका आपने अभ्यास किया तो आपको याद रहेंगे। अगर आप इसका अभ्यास नहीं करते, एक्सरसाइज की नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको ये समय के साथ भूलने शुरू हो जाएंगे। इसके विपरीत यदि लंबे अंतराल तक कौशल का उपयोग ना किया जाए तो एसआर बॉन्ड कमजोर भी आपके हो सकता है। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, एसआर जो बॉन्ड बनता है, एसआर बॉन्ड कैसे बनता है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स वाली ये बात की, स्टिमुलस यानी कि एस आर मतलब कि रिस्पॉन्स, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच जो बॉन्ड बनेगा, अगर एक्सरसाइज होगी, अगर कंप्लीट तौर पे आपके पास यहाँ पे अभ्यास किया जाएगा, बार बार प्रयास किए जाएंगे, बार बार प्रैक्टिस की जाएगी, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बॉन्ड आपके मजबूत होगा। अगर प्रैक्टिस नहीं की जाती है, बहुत लंबा समय आपके पास हो जाता है, ये अभ्यास ना किया हो, तो यहाँ पे आपके पास जो बॉन्ड है वो आपके पास कमजोर आपके हो जाता है। तो यह अभ्यास का जो अभाव है ये आपके पास एक विस्मृति आपके पास पैदा करता है, फॉरगेटिंग जो आपके पास होती है, जब इसको यूज में नहीं लाया जाएगा तो कहीं ना कहीं आप जो है विस्मृति वाली स्थिति में आप यहाँ पे चले जाएंगे। एसआर बॉन्ड को जो सिद्ध किया था आपके थॉर्नडाइक ने किया था, ये वाली बात नोट रखना आपने। साथ में आपके पास एसआर लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो ये आपके पास क्या है, लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएटेड, किसके बीच में, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच में। इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ आपके रहेंगे, क्लासिकल कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर थ्योरी आपके पास होगी, ये सभी आपके पास किस पर आधारित है, एसआर थ्योरी पे। तो एसआर थ्योरी पे आपके पास ये थॉर्नडाइक की आपके पास ट्रायल एंड एरर, ये भी आपके पास एसआर पर आधारित है। इसके लिए इवान पेवलो, बीएफ स्किनर, थॉर्नडाइक, ये सभी आपके पास बिहेवियरिस्ट थे, ये भी आपने याद रखना। लेकिन बीएफ स्किनर किस पर आधारित थे, बीएफ स्किनर की थ्योरी आपके पास आरएस पर आधारित थी, ये याद रखना। क्लासिकल कंडीशनिंग और ट्रायल एंड एरर थ्योरी किस पर है, एसआर पर है, ऊपर मेंशन है। और बीएफ स्किनर की बात करते हैं, बीएफ स्किनर की आपकी जो थ्योरी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग, वो किस पर है, आरएस पर है। लेकिन ये तीनों एक्चुअल में क्या थे, बिहेवियरिस्ट थे। बिहेवियरिस्ट की जब बात आएगी, फादर ऑफ बिहेवियरिस्ट आपके कौन है, जेबी वॉटसन आपके माने जाते हैं। तो एसआर थ्योरी का जो जन्मदाता है वो एक्चुअल में माना किसे जाता है, थॉर्नडाइक को। एसआर बॉन्ड सिद्ध इसके द्वारा ही किया गया था और एसआर थ्योरी का जन्मदाता भी थॉर्नडाइक को ही माना जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इवान पेवलो एसआर से संबंधित नहीं है, इवान पेवलो भी एसआर से संबंधित है। तो ये चीज़ आपने थोड़ा सा ध्यान रखनी। हालांकि बीएफ स्किनर नहीं है, बीएफ स्किनर आरएस से संबंधित है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पहले रिस्पॉन्डेड आपको रहना होगा। अब चलते हैं, प्राइमरी लॉज हमने देखे, प्राइमरी लॉज तीन तरह के लॉज की हमने बात की। अब सेकेंडरी लॉज हम देख लेते हैं। सेकेंडरी लॉज में लॉ ऑफ प्राइमेसी, लॉ ऑफ रिसेंसी, लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज। इसमें देखिए, इसमें टोटल आपके पास 8 आपके देखने को मिलती है। तो यहाँ पे 4 की हमने बात की स्टार्टिंग में, सेकेंडरी लॉज में 4 आपके पास यहाँ पे है, 4 आपके पास सेकेंड स्लाइड में। यहाँ पे लॉ ऑफ सेट एटीट्यूड, लॉ ऑफ एनालॉगी एंड एस्यूमुलेशन, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। एक्चुअल में यहाँ से प्रश्न आपके किसी भी टेट सीटेट के एग्जाम में नहीं देखने को मिलते, टीचिंग एग्जाम में। लेकिन यहाँ से प्रश्न ऐसे बन सकते हैं कि इसमें से कौन सा प्राइमरी लॉज नहीं है, तो उस करके आपको एक रीडिंग इसको करनी है। एक बार फिर से मैं वापस इसको दिखा देता हूँ कि आपके पास सेकेंडरी लॉज में कौन कौन से हैं, और आपके पास यहाँ पे सेकेंडरी लॉज में नीचे में 4 पॉइंट, यानी कि टोटल 8 पॉइंट आपके पास सेकेंडरी लॉज के अंदर देखने को मिलते हैं। एक्सप्लेनेशन किसको जरूरत नहीं है। यहाँ पे नोट आपके लिए लिखा गया, नोट आपके लिए क्या है, नोट। परीक्षार्थी ध्यान दें, थॉर्नडाइक के सीखने के प्राइमरी लॉज से अधिकतर प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी सेकेंडरी लॉज का एक बार क्रम याद करें। हो सकता है कि आपसे पूछना जाए कि कौन सा प्राइमरी लॉज है और कौन सा सेकेंडरी लॉज, तो इस पर आपने ध्यान देना। आगे चलेंगे, आगे आपके पास थॉर्नडाइक के जो है थ्योरी ऑफ ट्रांसफर लर्निंग, यहाँ से भी प्रश्न आपके बन जाते हैं। अब इसको समझने का प्रयास करेंगे। थॉर्नडाइक ने ट्रांसफर लर्निंग की जो बात की है वो आपके पास 3 टाइप आपके बताए, कौन कौन से, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, सेकेंड आपके पास नेगेटिव ट्रांसफर लर्निंग, थर्ड है आपके पास न्यूट्रल या जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब देखिए, पॉजिटिव ट्रांसफर लर्निंग क्या होता है, व्हेन लर्निंग इज वन सिचुएशन फैसिलिटेट लर्निंग इन अनदर सिचुएशन। यानी कि एक जगह आपने कोई चीज़ सीखी, वही आपके पास किसी और कार्य क्षेत्र में आपको हेल्प कर रही है उन चीज़ों को सीखने में, तो आपके पास पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा। नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव ट्रांसफर लर्निंग क्या होगा, व्हेन लर्निंग ऑफ वन
टास्क मेक द लर्निंग ऑफ अनदर टास्क हार्डर। यानी कि कोई पहले आपने चीज़ सीखी और बाद में वो किसी दूसरी चीज़ को सीखने में आपके बाधा उत्पन्न कर रही है, बार बार उस तरह का व्यवहार आप प्रदर्शित कर रहे हो जिससे कि बाधा उत्पन्न हो रही है दूसरी जो है ट्रांसफर किसी जो है लर्निंग को सीखने में, कोई आपके काम को सीखने में, तो ये आपके पास नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा। जो कि पहले की चीज़ सीखी हुई है उसको छोड़कर आप जो है दूसरी चीज़ जो सीख रहे हो उसमें वो बाधा बार बार उत्पन्न कर रही है, क्योंकि पहले जो आपने सीखा वो आपके पास हो सकता है गलत है उसके हिसाब से, जो कि आपके पास दूसरी बार आप चीज़ें सीखने वाले। तो यहाँ पे नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जीरो या फिर न्यूट्रल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कौन सी होगी? व्हेन लर्निंग ऑफ दी वन एक्टिविटी नाइदर फैसिलिटेट और हिंडर लर्निंग अनदर टास्क। यानी कि यहाँ पे न्यूट्रल ट्रांसफर लर्निंग ऐसी लर्निंग है, ऐसे कार्य क्षेत्र में आप सीख रहे हो जिसका जो पहले और दूसरे की चीज़ों से कोई लेना देना है नहीं, एक नई तरह का एक्सपीरियंस आप ले रहे हो जिसको कहा जाता है न्यूट्रल या फिर जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो ये आपके पास ट्रायल एंड एरर आपके कंप्लीट हो गया। यहीं से प्रश्न बनेंगे तो इसके बाद आपके प्रश्न बनते नहीं एक्चुअल में। आगे बात करेंगे इनसाइट की, बात करते हैं। इनसाइट थ्योरी में आपके पास यहाँ पे, अच्छा आपको ये तो आपने देख लिया होगा कि यहाँ पे ट्रायल एंड एरर थ्योरी में किस पर प्रयोग किया गया, केट के ऊपर प्रयोग किया गया था। उसी तरह जो आपके पास क्लासिकल कंडीशनिंग में डॉग के ऊपर, ये चीज़ें तो आपको कॉमन है, तो आपने इमेज के अंदर देख भी लिए किस किस के ऊपर कब कब प्रयोग आपके किए गए। अब देखिए इनसाइट थ्योरी की हम बात करेंगे। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग की जब बात की जाती है, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इसको कहा जाता है। इनसाइट लर्निंग थ्योरी वॉज गिवन बाय वोल्फगैंग कोहलर, कूट कोफा एंड मैक्स वर्दीमर। ये तीन व्यक्ति आपके पास थे। अंतर्दृष्टि सिद्धांत की जो व्याख्या है कोहलर ने अपनी पुस्तक में की थी, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? एक तो कोहलर की पुस्तक है, और अंतर्दृष्टि की व्याख्या किसने की है? कोहलर ने की है। तो इसके प्रतीकात्मकों में आपके पास वोल्फगैंग कोहलर के अतिरिक्त हालांकि मैक्स वर्दीमर और कूट कोफा भी उल्लेखनीय है, लेकिन तब भी कई बार आपके पास यहाँ पे कोहलर को ही प्रेफरेंस दी जाती है अगर आपके पास ऑप्शन में दूसरे ना दिए हो। अगर ऑप्शन में तीनों व्यक्ति हैं तो ऑप्शन एक डी दिया जाएगा। ये सभी ऑल ऑफ दीज आपके पास ऑप्शन देखने को मिलेगा, फिर आपके पास डी राइट आंसर होगा। एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट आपके पास क्या था? कोहलर का जो एक्सपेरिमेंट है, कोहलर ने जो अपना प्रयोग किया 1916 में आपके किया था। इस प्रयोग में उसने एक सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया। तो चिंपैंजी का जो नाम है सुल्तान, ये भी आपको याद रखना है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक्सपेरिमेंट 1 की अगर हम बात करें तो पहले प्रयोग में जो क्या किया, उसने सुल्तान को एक कमरे में बंद कर दिया और उससे जो है उसी कमरे के छत के ऊपर एक केले लटका दिए। अब जैसे ही आपके पास यहाँ पे केले उसको लटका दिए, साथ ही कमरे में 3-4 केले के साथ आपके पास 3-4 बॉक्स भी आपके पास रख दिए, या कह लीजिए कि जिसकी मदद से जो केले को प्राप्त कर सकता था उसकी सहायता के लिए रखनी है। अब सुल्तान ने जब केले को देखा तो उसे पाने के लिए उछल कूद करने लगा, जैसे कि इमेज में आपके पास यहाँ पे दिया गया है। पहले उसने एक बॉक्स रखा लेकिन वो चढ़ नहीं पाया, उसको पहुँच नहीं पाया वहाँ तक। फिर उसने उसके ऊपर दूसरा बॉक्स लेकर आ गया। थोड़ी देर बाद जैसे ही उसने दूसरा बॉक्स लाया तो उसके बॉक्स के ऊपर चढ़कर उसने जो केले को यहाँ पे प्राप्त कर लिया। तो एक्सपेरिमेंट 1 तो आपके पास ये था। एक्सपेरिमेंट 2 में क्या किया गया, कोहलर ने आपके पास वही वाली बात है कि दूसरे प्रयोग में कोहलर ने एक छड़ी का प्रयोग किया। एक छड़ी आपके पास उस एक केज के अंदर रखती, पिंजरे के अंदर रखती, और सामने आपके पास केले लटका दिए। अब केले छत पर नहीं है, अब केले कहाँ है? आपके केज के बाहर, ठीक है, जो आपके पास पिंजरा है उसके बाहर आपके पास रखे गए हैं, और 2 छड़ियों को जोड़कर उन्हें प्राप्त किया जा सकता था। ऐसा कुछ उसने छड़ियाँ वहाँ पे रख दी। कुछ समय जो आपके पास सुल्तान था यानी कि चिंपैंजी था, अपने हाथों को बाहर निकाल रहा है केले तक पहुंचने के लिए, लेकिन वो आपके पास केले प्राप्त करने में असफल रहा। और बाद में क्या है, उसने जो छड़ी आपके रखी थी कमरे में, एकाएक उसको वहां से निकाला, उस छड़ी से उसको प्राप्त करने की कोशिश की, और बाद में क्या देखने को मिलता है, उसकी ये युक्ति काम कर जाती है और उसमें केले तक पहुंच हो जाती है। तो इसमें जो है इस सिद्धांत के अंदर जो है ये दिखाने का प्रयास किया गया कि कैसे जो एक सडन आपके पास विचार आता है, कैसे आपके पास एक विचार आपके पास देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये बात आपसे की गई है, इसमें वॉल को रखा गया है, संपूर्ण की इसमें बात की गई है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे गेस्टाल्ट की, तो गेस्टाल्ट एक्चुअल में क्या है? गेस्टाल्ट अपने आप में वॉल है, वॉल यानी कि संपूर्ण की ये बात करते हैं, पूरे की ये बात करते हैं, किसी एक पर नहीं। इसने पूरी तरह स्वतंत्रता दे दी कि अपना दिमाग का यूज़ करो, किस हिसाब से यहाँ पे केलों को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस सिद्धांत के अन्य नाम भी आपको पता होना चाहिए। गेस्टाल्ट सिद्धांत इसको कहा जाता है, गेस्टाल्ट वाली थ्योरी इसको कहा जाता है, कोहलर का सिद्धांत, कोहलर थ्योरी आपकी कहा जाता है, कोहलर वर्दीमल, कोहलर, कोफा, ये तीनों आपके एक तो गेस्टाल्ट वाली थे। तो इनसाइट थ्योरी आपके कहा जाता है। गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट आपके पास ये थे, गेस्टाल्ट वादी विचारधारा से संबंधित थे, तो इसको 2-3 नाम से आपके जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए।
इस प्रयोग से जो कॉलर ने क्या सिद्ध करने का प्रयास किया, इस प्रयोग से कॉलर ने सिद्ध करने का प्रयास किया कि अगर किसी भी प्राणी में कोई समस्या आ जाती है तो वो अपनी सूझबूझ से उस समस्या का हल निकाल सकता है। और अगर उसने अपनी समस्या का हल निकाल दिया अपने जो है सूझबूझ से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास जो है अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त उसके पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास उसके पास है, और जिसके लिए इस इनसाइट थ्योरी को, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को आपके यहाँ पे आधार बनाया गया। तो ये आपके पास इस एक क्लास के अंदर मुझे लगता है कि एक्सप्लेनेशन आपकी काफ़ी है, 4 थ्योरी आपके पास है। हमने कौन कौन सी, एक बार हम इसको जो है देख लेते हैं कौन कौन सी हमने की। क्लासिकल कंडीशनिंग की, उसके प्रश्न आपने देखना कैसे बन सकते हैं, एक बार इसको रिपीट करके देख लेना, यहाँ से बाहर प्रश्न नहीं बनेंगे। दूसरा हमने क्या किया, दूसरा हमने किया ऑपरेंट कंडीशनिंग, वो भी आपके पास बिहेवियर्स थे। इवान पेवलोव भी क्लासिकल कंडीशनिंग बिहेवियर्स थे। सेकंड बीएफ स्किनर बिहेवियर्स थे। फिर हमने थॉर्नडाइक किया, थॉर्नडाइक भी बिहेवियर्स थे। लेकिन अभी हमने जो आपके लास्ट में इनसाइट थ्योरी की, तो इनसाइट थ्योरी आपके पास ये बिहेवियरिस्ट नहीं थे, ये आपके पास ये आपके पास गेस्टाल्टिस्ट थे या फिर के गेस्टाल्टवादी थे। तो ये आपने याद रखना, तीन स्टार्टिंग के तीनों आपके पास क्या थे, बिहेवियरिस्ट थे और ये गेस्टाल्टवादी, यानी कि पहले व्यवहारवादी थे, अब ये आपके पास क्या है, अब ये गेस्टाल्टवादी है। तो गेस्टाल्टवादी हमने यहाँ पे इनसाइट थ्योरी के अंदर देख लिए, 3 व्यक्ति वर्दिमल, कॉलर और कॉफा, ये तीनों गेस्टाल्टवादी हैं। इनका आपने याद रखना, कई बार ये पूछा जाता है कि इसमें से गेस्टाल्टवादी आपके पास कौन से नहीं है, तो 3 आपने याद रखना, जो 4th होगा वो आपके पास नहीं होगा, तो यानी कि 4th वाला आपके पास राइट आंसर होगा। तो आज की यहीं पे करते हैं क्लास 1 में, फिर क्लास 2 में आपके पास कंटिन्यू करेंगे। कहाँ से हमने कंटिन्यू करना है, अब हमने देखना है इसके बाद पियाजे। हाँ, पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो क्लास 1 के लिए इतना इनफ है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।